महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती और जयंती के अवसर पर संसद परिसर में स्थित प्रेरणा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान देश के शीर्ष नेताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और लोकसभा विपक्षी नेता राहुल गांधी सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले को श्रद्धांजलि दी है। संसद परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी नेताओं ने महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले के योगदान को याद किया और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। और दिल्ली से ये खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बता दें कि संसद परिसर में श्रद्धांजलि दी गई है। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बंगाल का दौरा है। कई जनसभाओं को करेंगे संबोधित और इसके साथ ही कठुआ में करेंगे जनसभा संबोधन। और इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जंगीपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली है। दक्षिण में भी और 3 स्थानों पर पीएम करेंगे संबोधन। बंगाल में पीएम का गश्त कार्यक्रम। इस सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का बंगाल का दौरा है, जहां बता दें कि कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही बता दें कि तमाम व्यवस्था की गई है पीएम के दौरे को लेकर। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता का बंगाल का दौरा। 2 दिवसीय बंगाल दौरे पर रहेंगी रेखा गुप्ता। चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम रेखा की बड़ी चुनावी रैली। और इस सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता का 2 दिवसीय बंगाल का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है दौरे को लेकर। इसके साथ ही चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। बीजेपी के प्रत्याशी के समर्थन में बता दें कि यहां पे चुनावी रैलियों को संबोधित किया जाएगा। इस सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बंगाल का दौरा है। तो वहीं चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के विकास और जन कल्याण से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ जारी किया है। लाडो लक्ष्मी योजना की छठी किस्त के तहत करीब 10 लाख महिलाओं के खातों में 203 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, जिसमें से अब तक कुल बता दें कि 1038 करोड़ रुपए वितरित हो चुके हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जाति के 645 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 19.35 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों के मुआवजे के लिए 4 जिलों में क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। सरकार ने दावा किया है कि डीबीटी प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ी है और लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। 1 लाख रुपए तक की थी फर्स्ट फेज के अंदर। इस बजट के अंदर हमने लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा भी बढ़ाया है। पहले 5000 करोड़ रुपया हमने रिजर्व किया था, अब 6500 करोड़ रुपया महिलाओं के लिए रिजर्व किया है। उसका दायरा भी बढ़ाया है। बीच में भी हमने दायरा बढ़ाया था कि ऐसी उन महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके बच्चों ने 80% से ज्यादा अंक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 10वीं और 12वीं की क्लास में लिए हैं, प्राप्त किए, या जिन्होंने अपने बच्चों को गंभीर बीमारी से मेहनत करके बाहर निकाला है, उन महिलाओं को भी इसके अंदर जोड़ा था। इस बजट के अंदर जब हमने इसका और दायरा बढ़ाने की बात की है, तो इसका 5000 से 6500 करोड़ रुपया हमने इसका बजट का प्रावधान किया है और इसका दायरा भी बढ़ाया है। अब 1,80,000 परिवार की हमारी जो बहनें हैं, उन तक भी ये लाभ पहुंचेगा। मैंने कहा था कि इस वर्ष के अंदर हम इसकी सारी प्रक्रिया शुरू करके और पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जयंती के अवसर पर उसको आगे हम चालू कर देंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज हमने 15 तरह के जो सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 1144 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि सीधे 35,55,187 लाभार्थियों के खाते में आज डाली गई है।
इसमें वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दिव्यांगजन भत्ता और सामाजिक सुरक्षा पेंशन वो शामिल हैं। हमने व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है और इसके तहत हमने परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर पात्र जो हमारे स्वयं निर्धारित होती है और पात्र नागरिकों को हमने बिना दफ्तरों के चक्कर काटे। ये कांग्रेस के समय में होता था। कांग्रेस के समय में तो ये होता था 6-6 महीने, 1-1 साल बुजुर्ग धक्के खाते रहते थे, घूमते रहते थे, पेंशन नहीं बढ़ती थी। फिर जो कर्मचारी था बोलता था वहां से कि ताऊ आपकी पेंशन लगेगी, कुछ सेवा कर दे, जल्दी लग जाएगी। इस प्रकार का सिस्टम कांग्रेस के शासन में था। निराई भ्रष्टाचार कांग्रेस के शासन में था। कार्रवाई नहीं होती थी कोई भी। आज गति से कार्रवाई होती है। कहीं हमने जो लोगों तक लाभ पहुंचता है उसको एक्टिव प्रोएक्टिव मोड के अंदर किया है। इसीलिए किया है ताकि बुजुर्गों को कहीं जाना ना पड़े, चक्कर ना काटने पड़े। 60 साल के हो जाते हैं, ऑटोमेटिक पेंशन लग जाती है। उसके अंदर भी क्योंकि जैसा सॉफ्टवेयर अलग अलग तरह से अपडेट करना पड़ता है, उसको भी अपडेट करेंगे। परंतु जब अपडेट करते हैं तो कांग्रेस के लोगों को उसकी भी पीड़ा होती है। वो बोलने लग जाते हैं, ये कर दिया जी, वो कर दिया जी। भाई सिस्टम को ठीक किया जा रहा है और जब सिस्टम को ठीक किया जा रहा है तो आम लोगों को तो दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दिक्कत होती है। भाजते फिरते हैं। फिर कई लोग दुकानें खोल लेते हैं, हाजी दुकान खोल लेगा, इसको ठीक करेगा। परंतु सरकार ठीक करने में लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की आम जन को। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन सरकार चल रही है, आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम आजादी के बाद अगर किसी सरकार ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। डबल इंजन सरकार ने किया है आजादी के बाद। नहीं तो राजी हुई फिर आते 2-4 उनके जो इर्द गिर्द घूमते रहाते, 5-4 दलवा देते में रौला पाई जाते, कहा मन्नू मिल गया, मन्नू मिल गया। लोग आम व्यक्ति वंचित रहता था, उस तक लाभ नहीं पहुंचता था। और वो भी नेता राजी हुए फिर आते। आज जब व्यवस्था ठीक है, आज बाज दे फिर रहे ना बाज दे, घूमते फिर रहे। जब घूमने का समय था, जब व्यवस्था ठीक करने का समय था, तब तो व्यवस्था ठीक नहीं की, तब तो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब जब व्यवस्थाएं ठीक हो रही हैं, लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं, अब बाज दे फिर रहे, कहा जहां ये हो गया जी, ये हो गया जी। ये विपक्ष की इस प्रकार की पता नहीं क्या झूठ बोल कर आगे जा रहा, कहां से इतना शार्प झूठ बोलते हैं, इतना ऐसा झूठ बोलते हैं जिससे ये पूरा एआई का जमाना है, पूरा जिता देते हैं भी भाई सच बोल रहा है, ऐसा झूठ बोलते हैं। परंतु उससे हमें चौकस रहने की जरूरत है। आज डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर के माध्यम से ये जो हम भुगतान कर रहे हैं, ये भुगतान हमारी सरकार की पारदर्शिता और सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ये हमारी सरकार की है। और इसको लेकर के हम गति से मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो रहा है, हम सब जानते हैं कि राज्य की सहायता हर जरूरतमंद तथा जरूरतमंद तक और समयबद्ध तरीके से उसके पास पहुंचे। नहीं तो ऐसी स्थिति थी, बहुत सारे ऐसे लोग थे कि
जो गांव के अंदर इधर उधर कहीं जा नहीं पाते थे, लोग छूट जाते थे। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। एमपी सीएम मोहन यादव का रायसेन का दौरा है। राजनाथ सिंह का एयरपोर्ट पर करेंगे स्वागत। भोपाल एयरपोर्ट पर स्वागत कार्यक्रम। कृषि महोत्सव में शामिल होंगे सीएम मोहन। रायसेन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का रायसेन का दौरा है। तमाम व्यवस्था की गई है उनके दौरे को लेकर। इसके साथ ही बता दें कि एयरपोर्ट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का स्वागत किया जाएगा। कृषि महोत्सव का आयोजन होगा, जहां शिरकत करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर स्थित राम मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया है। इस धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने श्रद्धापूर्वक कथा का आनंद लिया और आध्यात्मिक वातावरण में शामिल हुए। कथा स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान भक्ति और आध्यात्मिकता का माहौल यहां देखने को मिला है। भागवत भगवान की प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि प्रभु श्री राम के मंदिर परिसर में ये सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। और मैं सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूं और व्यासपीठ पर विराजमान संत श्री हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी को, उनको मैं प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ सभी वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूं। ऐसे अवसर पर बड़ा सौभाग्य है कि आदरणीय हम सब लोगों के मार्गदर्शक, प्रेरणा के स्रोत आदरणीय श्री राजेंद्र जी यहाँ पर उपस्थित हैं। पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हम उनके कारण आए हैं। उनके कारण तो आए ही हैं, लेकिन आपके कारण भी आए हैं। और वृंदावन बिहारी लाल जी के कारण आए हैं, भगवान प्रभु श्री राम जी के कारण आए हैं। और ऐसे अवसर पर हमारे रायपुर उत्तर के विधायक जी भी उपस्थित हैं, श्री पुरेंद्र मिश्रा जी, हमारे आदरणीय डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी उपस्थित हैं, हमारे सुनील रामदास जी उपस्थित हैं, जो हमेशा इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में लगे रहते हैं। हम बहुत वर्षों से इनको जानते हैं, क्योंकि हम सब लोग एक ही जिले के रहने वाले हैं। अब हमारा जसपुर अलग हो जाए, खैर तो कई जिला के वासी हो गए। जसपुर में भी इनका घर, रायगढ़ में भी इनका घर, रायपुर में भी इनका घर, तो कई जिला के वासी हो गए। और मिर्जा जी यहाँ पर हैं, हमारे निगम के अध्यक्ष और आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण, संत जी के साथ जितने सहयोगी संतवृंद और इस भागवत कथा में उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं बहनें, हमारे देवतुल्य सज्जनों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत कथा में आप लोगों के बीच उपस्थित हुआ हूं। आप सब लोगों का दर्शन लाभ मुझे मिल रहा है। मैं आदरणीय हिमांशु कृष्ण भारद्वाज जी को बहुत पहले से जानता हूं, बहुत पहले से इनका आशीर्वाद मिलता रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक वृहद बैठक में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि बैठक में जीरो टॉलरेंस नीति और अपराधों पर अंकुश लगाने के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आपराधिक मामलों में कमी दर्ज की गई, जिससे और भी आगे घटना का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि जिला पुलिस अधीक्षक नियमित रूप से जन सुनवाई करेंगे और आईजी स्तर पर आने वाले मामलों की भी सुनवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की धरती पर किसी भी प्रकार का अपराध स्वीकार नहीं होगा। तो हमने उसके लिए भी कहा है कि इसमें और कमी आनी चाहिए। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कैसे पैदा हो सकता है, हमने आज निर्देशित किया है कि जिला एसपी जन सुनवाई करेंगे। आईजी के पास जो प्रकरण जाते हैं उनकी वो जन सुनवाई करेंगे और हमारे जो अधिकारी हैं इनको भी जिलों का भार मिलेगा कि वो भी 1 महीने में जाकर के जिलों में अपराधों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा करते हुए किस प्रवृत्ति का अपराध है इसका आंकलन करेंगे और उसको और कम कैसे किया जाए इसके बारे में भी पूरी चर्चा करते हुए इसे कम करेंगे और विभिन्न श्रेणियों के जो अपराध हैं उनके प्रमुख हैं उनकी भी रिपोर्ट हर महीने आएगी। किस जिले में किस श्रेणी का अपराध बढ़ा है, कम हुआ है, उसकी जानकारी पूरी आएगी और उसके आधार पर कहां किस तरह का कदम उठाना है जो अपराध में और कमी हो सके, क्योंकि हमने भरोसा दिलाया है राजस्थान की जनता को, हम उसे पूरा करेंगे। जीरो टॉलरेंस भी होगा और किसी भी तरह का अपराध जो राजस्थान की धरती पर स्वीकार नहीं है। साइबर क्राइम के बारे में भी चर्चा हुई, नारकोटिक्स बारे के में भी चर्चा हुई, हमारे बॉर्डर एरिया के बारे में भी चर्चा हुई। सभी को विषयों पर चर्चा करते हुए हमने सभी को टारगेट भी दिया है और काम की रिपोर्टिंग भी हो, उसकी मॉनिटरिंग भी हो। किसी भी तरह से कोई भी अपराध स्वीकार नहीं होगा और भ्रष्टाचार और जीरो टॉलरेंस से काम करेंगे। आज इस तरह की बैठक पुलिस हेडक्वार्टर में हुई है, आप सभी आए हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी में नाव पलटने की दर्दनाक घटना के बाद बचाव और राहत कार्य लगातार जारी है। इस हादसे में अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से मौके पर प्रशासन और राहत दलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और लापता लोगों की तलाश के लिए स्थानीय गोताखोरों और आपदा राहत टीमों की मदद ली जा रही है। अधिकारियों के अनुसार नाव पलटने के कारणों की जांच की जा रही है। इस दुखद घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता देने की बात कही गई है। 3 बजे ये बंसीवट और किसी घाट के बीच में यमुना नदी पे जहां पॉन्टून पुल है वहां पे एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें लगभग 25 से 27 लोग बताए जा रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर जो लोग हैं उनसे बातचीत करके कंफर्म किया जा रहा है। टकराने का जो प्रथम दृष्टया कारण अभी तक लोग जो बता रहे हैं वो था कि पॉन्टून पुल से टकराकर ये घटना हुई है। उसमें अभी तक 10 डेड बॉडीज रिकवर की जा चुकी हैं। फायर सर्विस की टीम, पुलिस की टीम, स्थानीय गोताखोर, स्थानीय नाविक, सभी लोग यहाँ पे राहत और बचाव कार्य में लगे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी अपने नियत स्थान से रवाना है, जल्द ही जल्द वो भी वहां पहुंच जाएंगी। जो भी मिसिंग लोग हैं उनकी तलाश जो है की जा रही है और जो स्थानीय, जैसा मैंने बताया, स्थानीय पुलिस, गोताखोर,
प्रशासन की पूरी टीम यहाँ पे है, मेडिकल टीम जो भी रिकवर की जा रही है, जो जीवित लोग निकले हैं उनको उपचार हेतु अस्पताल में भिजवाया गया है। तो मेडिकल टीम, प्रशासन की टीम, पुलिस टीम, ये सारी जो प्रशासकीय विभाग हैं उनकी टीमें लगातार कोऑर्डिनेट करके इस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट कर रही है। जल्दी हम जो भी मिसिंग लोग हैं उनको भी रिकवर कर लेंगे। सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही दुखद हादसा है। जो बोट पे पब्लिक जा रही थी, श्रद्धालु जा रहे थे बोट पर, और किसी कारण बोट जो है पेंटून ब्रिज से टकराई और उसके कारण जो है पलट गई और ये हादसा हुआ। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशंस जो पुलिस की टीम के द्वारा के निर्देशन में हुआ वो बहुत ही त्वरित गति से हुआ। इसमें एसडीआरएफ और लोकल पुलिस और सभी गोताखोरों को, पीएसी को, सबको इसमें लगाया गया और अभियान अभी भी जारी है। इसमें अभी की स्थिति ये है कि हमने करीब जो ज्ञात हुआ है करीब 25 से 27 व्यक्ति बोट पर सवार थे। एग्जैक्ट नंबर अभी नोन नहीं है, परंतु एस्टिमेटेड 25 से 27 लोग हैं, जिसमें से 13 व्यक्तियों को बचा लिया गया है रेस्क्यू ऑपरेशन में और 10 लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मृत पाए गए हैं, जिनमें से 6 महिलाएं और 4 पुरुष हैं। मध्य प्रदेश में बड़नगर के झरिया गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक 3 वर्षीय बच्चा बकरियां चुराते समय बोरवेल में गिर गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बचाव अभियान रात लगभग 9 बजे से जारी है। प्रशासन, एसडीआरएफ टीम और स्थानीय अधिकारियों द्वारा बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि बच्चा करीब 75 फीट की गहराई में फंसा हुआ है और सुरक्षित रेस्क्यू के लिए सुरंग खोदने का कार्य तेज गति से चल रहा है। घटनास्थल पर बच्चे के परिजन और लगातार बचाव कार्य पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पंचकुला में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने नगर निगम के 160 करोड़ के कथित घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए बैंक अधिकारी को गिरफ्तार किया है। बैंक के अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, जो पहले आत्मसमर्पण कर चुके थे और अदालत के आदेश पर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच एजेंसियां पूरे घोटाले की कड़ियों को जोड़ने और धन की रिकवरी के लिए लगातार छानबीन कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार आगे की जांच में और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में आगरा के किनारी बाजार क्षेत्र में जर्जर हालत के कारण एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ, जब जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत अचानक से गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान इमारत के पास थी, जो इस हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आगरा के किनारी बाजार क्षेत्र में जर्जर हालत के कारण एक 4 मंजिला इमारत ढह गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। यह हादसा देर रात करीब 12 बजे हुआ, जब जोरदार धमाके के साथ पूरी इमारत अचानक से गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि उसकी दुकान इमारत के पास थी, जो इस हादसे में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।